हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम गॉस प्रमेय का जो है तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है समरूप अनंत विस्तार की आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। हमारे पास में एक आवेशित पट्टिका रहेगी, एक चालक पट्टिका रहेगी। पहले अचालक पट्टिका थी, उसके लिए निकटवर्ती बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आया था उसकी जो एक्सप्रेशन थी वो आपको याद होगी, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताई थी। वो थी E = सिग्मा अपॉन 2 ε0 एन कैप। तो ये थी हमारी अनंत विस्तार की अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की एक्सप्रेशन उसके निकटवर्ती बिंदु पर। तो आज हम निकालेंगे चालक प्लेट लेंगे। आवेशित आवेशित पट्टिका का मतलब होता है चालक पट्टिका, और चालक पट्टिका ये अनंत विस्तार की है, तो इसके निकटवर्ती बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। देखिए, इसके नाम से पता लग रहा है कि एक चालक प्लेट है, तो जब भी हम इसको आवेश देंगे तो आवेश जो होगा वो पट्टिका के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें आवेश को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चालक पदार्थों में ये चालक है, ये स्वतः ही आवेश जो है इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और हमें जो है एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, जो कि हमें यही चाहिए। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके अंदर का अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, जो हमारी परत होगी, जो हमारी पट्टिका होगी, उसके अंदर की अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो अंदर का विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र होने के कारण अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी सभी जगह अंदर किसी भी पॉइंट पे आप विद्युत क्षेत्र देखोगे पट्टिका के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र इसके अंदर पैदा कर दिया। क्योंकि इसके बाह्य जो है, जो आवेश हैं वो उत्पन्न हो गए, चारों तरफ फैल गए, उसकी वजह से अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है पट्टिका के अंदर का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो भी पट्टिका थी हमारी, उसके एक्सटर्नल, हम अभी डायग्राम में मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं वो पट्टिका बना देता हूँ। देखिए, ये अनंत विस्तार की, अनंत लंबाई चौड़ाई की, ये देखिए, ये है हमारी पट्टिका, ठीक है। ये हमारी पट्टिका हो गई। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इसे बना दिया। ये जगह छोड़ी है मैंने, ये इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, गाउसियन पृष्ठ बनेगा, ठीक है। जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, बिंदु पी पे निकालेंगे, और उस बिंदु से वो बिंदु को उसके जो सबसे लास्ट वाला जो फलक होता है, इसे वृत्तीय फलक बोलते हैं, उस पर उस बिंदु को लेके और हम जो है पूरा का पूरा पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी पट्टिका है पूरी की पूरी, ठीक है। ये अनंत विस्तार की पट्टिका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम आवेश देते हैं, तो आवेश जो होता है इसके बाह्य पृष्ठ पर अच्छे से यूनिफॉर्मली समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित हो गया ये आवेश जो है इसके चारों तरफ बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब हमें इस पट्टिका से थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि आर दूरी पर, कौन सी दूरी पर, आर दूरी पर, हम यहाँ पे आर दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए पी। ये हमारा हो गया बिंदु पी। अब इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तीव्रता निकालने के लिए हम इस बिंदु को जो है इस तरह से गाउसियन पृष्ठ पे ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा गाउसियन पृष्ठ, ये हो गया हमारा गाउसियन पृष्ठ, ये हमारा बिंदु पी हो गया, और ये हो गया हमारा गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ हमने बना दिया, ये हमारा बिंदु पी है। अब देखिए, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो है पट्टिका के अंदर, जो है पट्टिका के अंदर ये हिस्सा अंदर जा रहा है, तो पट्टिका के अंदर यानी S2 जो फलक है इसका, जो इस पट्टिका के अंदर जा रहा है, ये हमारा S1 फलक है, और ये हमारा जो है वक्र पृष्ठ है S3, ठीक है। देखिए, ये आवेश हो गए, ये पूरी पट्टिका हो गई, ये आवेश हो गए जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। और इस पट्टिका से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया। क्या लिया, बिंदु पी लिया आर दूरी पर, पट्टिका से देखिए आर दूरी पर है ये, और यहाँ पे बिंदु पी लिया है। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, जब हम विद्युत की तीव्रता निकालनी है तो हमें गाउस प्रमेय से निकालनी है। तो गाउस प्रमेय क्या करते हैं, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसका मान ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु को किसी गाउसियन पृष्ठ के ऊपर मान लेते हैं। तो हमने यहाँ बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले लिया, जिसकी दो फलक देख सकते हैं आप, S1 और S2 वृत्तीय फलक बोलते हैं इनके, या अंत्य
इसको वृत्तीय फलक बोलते हैं। और ये जो हमारा है वक्र पृष्ठ है, S3 जो क्या है हमारा वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इस बेलन का। अब देखिए मैंने बताया था कि जो पट्टिका है उसके बाह्य क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, ठीक है, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। तो अब देखिए इसके अंदर जो ये बिंदु है, ठीक है, और आर दूरी पर स्थित है इससे, तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जो अचालक प्लेट जो हमने इससे पहले डेरिवेशन किया था उसमें जो बिंदु पी पर विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली थी हमने एक छोटे से प्रूफ से कि किस तरह से जो है दिशा इसके लंबवत क्यों होती है, तो इसी तरह से इसकी दिशा भी इसके लंबवत होगी, जैसे कि अचालक प्लेट के लिए निकाला था हमने, तो वो इस दिशा में होगी। यानी किस दिशा में होगी, डीएस वेक्टर की, डीएस वेक्टर की, यानी इस फलक का जो हमारा जो फलक है इसका जो डीएस वेक्टर होगा उसकी दिशा में इसकी दिशा होगी, यानी एन कैप की दिशा में होगी। किस दिशा में होगी, एन कैप की दिशा में। तो ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे ये हमने डायग्राम बना दिया, और चूंकि हमारी जो पट्टिका है वो क्षेत्रफल होगा उस पट्टिका का, सतह होती है उसकी, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, सिग्मा लिया जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की जाएगी यहाँ पे, इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की जाएगी, ठीक है। और हमारा जो कुल आवेश होगा वो इसके पदों में निकाला जाएगा, ठीक है, जैसा कि हम अब तक निकालते आए हैं। इससे पहले हमने जो है उत्पत्ति करी थी, उसके बाद में अनुप्रयोग किए थे, इससे पहले 2 अनुप्रयोग हम कर चुके हैं, तो उसके अंदर हमने पृष्ठीय घनत्व सिग्मा लिया। क्यों, क्योंकि सरफेस था, और एक में सरफेस था और एक में रेखीय था, तो उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने लिया था रेखीय। आवेश वितरण जब होगा किस पे होगा, एक विमीय वस्तु पे होगा, तो वहां पे लंबाई के अनुदिश चार्ज वितरित हो रहा है, इसका मतलब हम वहां पे क्या लेंगे, एकांक लंबाई पर कितना आवेश आ रहा है, यानी लैम्डा। क्या लेंगे, लैम्डा। और अगर आयतन की बात होगी तो आयतन में अगर यदि आवेश वितरित हो रखा है आयतन आयतन की फॉर्म आयतन के अंदर, तो वहां पे लेंगे हम आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बता दी है, ठीक है। जैसे कि हमने अचालक प्लेट में निकाला था विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत होगी, ऐसे यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो अचालक प्लेट और चालक प्लेट में जो मूल अंतर जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब मैंने आपको डेरिवेशन स्टार्ट किया तब बताया था कि देखिए चालक पट्टिका में क्या होता है कि दोनों पृष्ठ पर समान रूप से जो है हमारा आवेश वितरित हो जाता है, जबकि चालक पट्टिका में क्या होता है, आवेश वहीं वितरित होता है जहां पे दिया जाता है, वो पूरी तरह से फैलता नहीं है, तो उसे यूनिफॉर्म हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं और उसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं, फिर हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे चालक पट्टिका है तो ये खुद ही स्वयं ही इसके चारों तरफ पूरे पृष्ठ पे समान रूप से आवेश वितरित कर देगी, यानी यूनिफॉर्मली आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली आवेश वितरित हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली यानी समरूप से या समान रूप से, एक समान रूप से, जिसकी वजह से प्राप्त होने वाला विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा, और उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो बिंदु पी पर जो होगा वो उस पृष्ठ के लंबवत होगा, अभिलंब की दिशा में होगा, यानी जो हमारा एरिया वेक्टर है उसी की दिशा में होगा। मतलब बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री कोण हो जाएगा। और यहाँ पे जो पृष्ठ घनत्व होगा, जो पृष्ठ घनत्व हमने क्या लिया है, सिग्मा ले रखा है। क्या ले रखा है, सिग्मा। ये हमारा पृष्ठ घनत्व हो गया, ठीक है। और हमारे बिंदु पी की इससे दूरी कितनी है, आर। कितनी दूरी है, आर, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो गाउस का नियम लगाते हैं हम। तो गाउस के नियम से यहां पे लिख देता हूं मैं, गाउस की प्रमेय से तो गाउस की प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूं कि पृष्ठ के इस बेलनाकार पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश है उसको यदि मैं क्यों लिखता हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल आवेश इक्वल टू आवेश घनत्व और उसका क्षेत्रफल, ठीक है। आवेश घनत्व और उस गाउसियन पृष्ठ जो है उसका उस जिस परिबद्ध क्षेत्रफल में हम निकाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यों, ये इस फॉर्म में आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम जानते हैं फ्लक्स की परिभाषा जो होती है, फ्लक्स जो होता है उसकी परिभाषा जो होती है उसके हिसाब से हम जानते हैं कि हमारा जो फाई ही होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो कि एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा, जो कि हम अभी तक निकालते आए हैं, पृष्ठीय समाकलन ऑफ ई एस, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम,
ई डी कॉस थीटा, यानी थीटा जो होता है यहाँ पे वो हमारा जो विद्युत क्षेत्र का जो वेक्टर होता है तथा हमारा जो ds वेक्टर होता है उसके बीच का कोण होता है, उसके बीच का कोण होता है। ये ed नहीं है, यहाँ पे es आएगा, ठीक है, es cos थीटा, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा थीटा होता है वो इन दोनों के बीच का कोण होता है। अब देखिए बच्चों ये वाली जो इक्वेशन हमारी 2 है, अब इस 2 इक्वेशन को हल करने के लिए, इस 2 इक्वेशन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गाउसियन पृष्ठ के भाग जो होंगे उनसे निर्गत फ्लक्स देखते हैं, ठीक है। तो इसके टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े हो रखे हैं, S1 भाग हो गया, एक S2 भाग हो गया और एक S3, ये पूरा वक्र पृष्ठ हो गया, ये पूरा पूरा वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो यदि हम पहले की बात करते हैं, पहला जो हमारा भाग है जो दाईं ओर मतलब इस साइड जो S1 है, वृत्तीय फलक जो S1 है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वृत्तीय फलक S1 मैं इसकी बात करता हूं। अब ये देखिए वृत्तीय जो फलक है इसके अंदर देखिए इसका जो अभिलंब होगा वो कहाँ होगा, इस फलक का, इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्र का जो अभिलंब होगा वो इसके लंबवत होगा, ठीक है। देखिए ये इसके लंबवत एन कैप मैंने बना रखा है यहाँ पे। अब देखिए हमारा विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, इस दिशा में, किस दिशा में है, इस दिशा में। आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। तो हमारा जो ds वेक्टर है, मतलब हमारा जो ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इसके अभिलंबवत, इसका जो अभिलंब होगा वो क्या है, एन कैप। और हमारा जो इसका छोटा सा जो क्षेत्रफल लेंगे, अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ds जो होगा जिसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल सदिश, वो इस अभिलंब की दिशा में होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये इसकी दिशा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र सदिश है उसी दिशा में हमारा ds वेक्टर है, यानी जिस दिशा में हमारा ds वेक्टर आ रहा है उसी दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री। और आप जानते होंगे कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब जब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इधर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, es आएगा, जो कि हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। पहले हम सारे एंगल निकाल लेते हैं। तो सेकंड भाग देखिए, सेकंड भाग है बाईं ओर पे, आप देख रहे होंगे वृत्तीय फलक, बाईं ओर पे वृत्तीय फलक S2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा S2 है इसमें देखिए इसका जो, आप इसमें देख सकते हैं इसका जो हमारा, इसके अंदर तो आप जानते हो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पट्टिका है, पट्टिका के अंदर ये जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है हमारा, मैंने बताया था ना। जो पट्टिका होती है, देखो ये पट्टिका है पूरी पूरी, इसको मैं 3D में बनाता हूँ, आप देख पा रहे हैं ये पट्टिका। तो ये पट्टिका को मैंने यहाँ पे 3D में बना दिया, ठीक है, ये 3D हो गया इसका। अब ये 3D दिख रहा है आपको, इसके बाह्य पृष्ठ पर जो है क्षेत्रफल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर की अगर बात करूं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो ये पूरी इक्वेशन को, पूरे व्यंजक को अगर 0 रखूंगा यहाँ पे सबको 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो S2 में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, 0 है, ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दो। थर्ड जो होता है हमारा पार्ट वो है S3। S3 क्या होता है, वक्र पृष्ठ, क्या होता है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मान लीजिए ये हमारा वक्र पृष्ठ है, ये इसकी सतह है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, इस दिशा में होगा, यानी एन कैप की दिशा में होगा। इसका अभिलंब कहाँ होगा, ऊपर एन कैप में, और एन कैप की दिशा में हमारा ds वेक्टर होता है। और विद्युत क्षेत्र किस साइड जा रहा है, इस साइड। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, बना ना। विद्युत क्षेत्र इस साइड जा रहा है, ds वेक्टर हमारा इस साइड जा रहा है, ये ds वेक्टर हो गया। तो बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो बनने वाला कोण 90 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग इक्वेशंस हमारे जो थीटा आए हैं सारे, एक बार इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए, तो सबको एक जगह लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फाई इक्वल्स टू S1, ठीक है, E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3
ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा S1 की बात कर रहा हूं मैं, S1 में थीटा कितना है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली ES, कितना बचेगा ES। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में ES। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन कॉस थीटा S2 में क्या हो रहा है, E की वैल्यू 0 हो रही है, E की वैल्यू 0 होगी तो पूरे व्यंजक को क्या कर देगी 0 कर देगी, तो प्लस 0 प्लस यहाँ पे जो है कॉस थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0, पूरा व्यंजक 0 हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा तो 0। तो फाई ई कितना आ गया, ये आ रहा है, यानी फाई इक्वस टू ई एस, कितना आया ES, ये हमारा फाई ई आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाई ई हमारा ES आ गया। अब जो इक्वेशन नंबर इसे बोल सकते हैं अपन 3। अब हमारी गॉस की जो प्रमेय होती है उसमें जो फाई ई होता है उसकी वैल्यू होती है परिबद्ध आवेश, टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अपन ने सिग्मा की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि फाई बराबर इसके और फाई बराबर इसके, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई है ES इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से S काट सकते हैं अपन, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। क्या है ये हमारे परिमाण निकाल लिया। अब इसका सदिश रूप लिख दीजिए। इसका सदिश रूप क्या होगा, यहाँ पे हो गया E का सदिश बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा कहाँ है एन कैप की दिशा के अंदर, तो ये हो गया इसका सदिश रूप। अब देखिए इसकी निर्भरता की बात करते हैं। तो जो हमारा ये विद्युत क्षेत्र E है ये दूरी पे निर्भर नहीं करेगा, यानी ये R पे निर्भर नहीं करेगा, R पे निर्भर नहीं करेगा, ये किस पे करेगा डेंसिटी पे। ठीक है, यदि हमारे आवेश की वैल्यू बढ़ती है, हमारा जो टोटल आवेश बढ़ता है तो हमारा ई भी बढ़ेगा। यानी कि यदि मैं ग्राफ बनाता हूं किसके बीच में, ई के बीच में और आर के बीच में, और एक ग्राफ बनाता हूं मैं ई के बीच में और सिग्मा के बीच में, तो यदि सिग्मा की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो हमारा ई बढ़ता है, अगर 4 हो जाती है 5 हो जाती है कितनी भी वैल्यू मान लीजिए, कुल डेंसिटी जो अगर बढ़ती जाएगी तो हमारा ई भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। देखो हर किसी पॉइंट पे ई की वैल्यू अलग अलग आएगी, इस पे अलग आएगी, इस पे अलग आएगी, इस पे अलग आएगी। ऐसे यदि इस वाले ग्राफ में देखें तो हमारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी दूरी से कोई मतलब नहीं है इसको, इसमें दूरी से निर्भरता इसकी है ही नहीं, दूरी पे निर्भरता इसकी है ही नहीं, क्योंकि हमारा जितना हमारा विद्युत क्षेत्र पहले था उतना बाद में, चाहे दूरी बढ़ाते जाओ 1 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर, इसका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा N/C ऐसे कैसे रहेगा, न्यूटन अपॉन कूलम्ब ऐसे कैसे रहेगा, यानी विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे कैसे रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है। इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर के ग्राफ में आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर के ग्राफ में आप देख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, लेकिन सेकंड नंबर के ग्राफ में हमारा ई जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो हमारा ई भी बढ़ता जा रहा है। फॉर्मूले में देख सकते हो, अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो हमारा ई बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए हम आते हैं गाउस प्रमेय के अगले अनुप्रयोग पे। तो हेडिंग डालिए समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारी हेडिंग होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, हेडिंग में लिखा हुआ है हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है किसके कारण, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण। हमारा गोला कैसा है, समरूप
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसके अंदर, यानी कि वो समरूप आवेशित है, हमारा गोला है वो, और उसके निकटवर्ती बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी बिंदु जो होगा या तो उसके अंदर होगा या दूसरी स्थिति में उसके उसके ऊपर हो सकता है, या विद्युत या फिर हमारा जो बिंदु है वो उसके बाहर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें निकालना है। तो देखिए ये हमारा है, ये हमारा गोला है, ये हमारा गोला है, ये मैंने यहाँ पे गोला बना दिया। गोले के बारे में आप क्या जानते हो इससे पहले? देखिए गोला जो होता है वो एक तरह की 3D आकृति होती है, इसकी सतह होती है, सतह होगी तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। कितना होता है? 4πr²। ठीक है, तो इसका जो एक केंद्र होगा, ठीक है, उस केंद्र की एक त्रिज्या होगी जिसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर, और इस केंद्र को मैं बोल दिया ओ। तो वृत्त के केंद्र से उसके सरफेस तक की जो लंबाई होगी वो उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये होगी कैपिटल आर, ये इसकी होगी त्रिज्या। अब इसके निकटवर्ती बिंदु पर, यानी बिंदु ओ से लगभग आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, किस दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी। एक बिंदु क्या है? पी। इसके ऊपर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। अब ये बिंदु की तीन स्थितियां हो सकती है, या तो ये गोले के बाहर स्थित हो सकता है, या फिर ये जो बिंदु है वो गोले के ऊपर भी स्थित हो सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यदि बिंदु जो P है वो गोले के सतह के ऊपर है तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो उसके द्वारा भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उस कंडीशन में भी निकालेंगे। और यदि बिंदु हमारा P गोले के अंदर स्थित है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी है वो भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहली स्थिति ले रहे हैं। पहली स्थिति क्या ले रहे हैं? पहली स्थिति लिख लीजिए यहाँ पे, जब हमारा R जो है, स्मॉल r जो है वो ग्रेटर देन है R के, अर्थात बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। इस कंडीशन में हमारा जो बिंदु P है वो गोले के कहाँ स्थित है? बाहर स्थित है। अब इस कंडीशन में देखिए, अब हम क्या करेंगे? गॉस नियम लगाते हैं, गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो गॉस की प्रमेय जब हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इस बिंदु P के ऊपर हम एक गोलीय कोश, गाउसियन गोलीय कोश की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? गाउसियन गोलीय कोश की कल्पना करते हैं। ये भी क्या है? गोला है। इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है? 4πr² होता है। तो देखिए इसकी जो त्रिज्या हो गई वो क्या हो गई? स्मॉल आर। बड़े गोले की जो त्रिज्या है, जो गाउसियन पृष्ठ है, इसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर, और इसकी है कैपिटल आर। हमारा गोला आवेशित है, यानी कि समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें आवेश चढ़ा दिया यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए यूनिफॉर्म चार्ज है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस चार्जेस की वजह से, इस आवेशित गोले की वजह से हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस गोले जो हमारा बाहर गाउसीय पृष्ठ है उसके ऊपर मैं एक अल्पांश लेता हूँ। उस अल्पांश का जो सतह होगी वो कैसी मानते हैं हम? समतलीय मानते हैं। तो उसके अभिलंबवत जो दिशा होगी उसको बोलेंगे हम अभिलंब, और उसके ऊपर जो हमारा जो है ds वेक्टर होगा, क्या होगा? ds वेक्टर होगा, और हमारा विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा जिस दिशा में ds होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई अल्पांश ले लिया, तो इसकी जो सतह की अभिलंबवत जो दिशा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंबवत जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम अभिलंब, और इस अभिलंब की दिशा में हमारा होता है ds वेक्टर, और इसकी दिशा में हमारा क्या होता है? वेक्टर E, यानी विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी पॉइंट पे जब आप लोगे तो यही आने वाला है, जैसा मैंने कि यहाँ निकाला है। ठीक है, यानी इस केंद्र बिंदु से ये जो सारे बिंदु है गाउसियन पृष्ठ पर स्थित जो भी बिंदु है केंद्र बिंदु से r दूरी पर स्थित है, यानी सारे बिंदु समान दूरी पर स्थित है, इसलिए ये वृत्त बन रहा है, संकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन है ये गोले। क्या है ये? गोले हैं। गोले का सरफेस होता है, उसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो चूंकि केंद्र O से यहाँ पे r दूरी पर स्थित सारे बिंदु है समान दूरी पर स्थित है, इसलिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा उसका परिमाण कैसा होगा? समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? समान होगी, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा? समान होगा। और हमारे प्रत्येक बिंदु पर E और ds वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमने इनको चार्ज दे दिया, इस गोले को चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद में विद्युत बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके एक हमने गोलीय कोश की परिकल्पना की, गाउसियन गोलीय पृष्ठ की परिकल्पना की, और उस गाउसियन गोलीय पृष्ठ पर हमारा बिंदु P स्थित है, जिसकी दूरी बिंदु O से R है। यानी हमारे जो गाउसियन गोलीय पृष्ठ है उसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है, जो कि OP की लंबाई बता रही है, जो कि क्या कर रही है, OP की लंबाई यहाँ पे ये बता रही है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर, जो हमारी इक्वेशन पहली इक्वेशन जो है, अब चूंकि हमारा जो गोला है वो कैसा है, सतह होती है, उसका सरफेस होता है, इसलिए यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, सिग्मा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला जिसके ऊपर समान रूप से आवेश वितरित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसकी जो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल आवेश अपॉन जिस क्षेत्रफल में आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा पूरा क्षेत्रफल A है, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल A है, तो उसके ऊपर आवेश कितना है, Q, तो ये हो गया आवेश घनत्व। इसको जब हम डिवाइड करते हैं Q से, Q को A से, तो हमारा आवेश घनत्व आता है। तो इसको आप और आगे लिख सकते हो, Q अपॉन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर किसके लिए ले रहा हूँ मैं, छोटे गोले के लिए। जो गोला अंदर है, गाउसियन पृष्ठ के जो गोला अंदर है उसका क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई 1, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है, यानी हमारा जो आर है, स्मॉल आर, वो कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर से कैसा है, बड़ा है, कैपिटल आर से बड़ा है। तो यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश होगा, क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश होता है उसको बोलते हैं कुल आवेश, परिबद्ध आवेश है। तो गाउसियन पृष्ठ में जो आवेश है वो परिबद्ध आवेश पूरा पूरा क्यों है, तो जो सिग्मा क्यों है वो बराबर किसके हो जाएगा, क्यों के। यही होता है ना, गाउसियन पृष्ठ के परिबद्ध आवेश को अपन सिग्मा क्यों लिखते हैं, चूंकि हमारे गोले का टोटल आवेश क्यों है, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, इक्वेशन नंबर की ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट जो है फ्लक्स की इक्वेशन निकालते हैं। तो गाउस के नियम से जो है हमने परिभाषा पढ़ी थी फ्लक्स की, वो क्या पढ़ी थी, आपको पता है आपने क्या पढ़ी थी। तो समाकलन विधि से जो हमारा फाई ई होता है वो निकलता है ई डॉट डी एस, यानी डॉट वेक्टर जो कि एक सदिश राशि, पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं अपन इसका। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं गाउस के नियम से, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन, ये वैल्यू बराबर ही, सब वैल्यू बराबर ही होती है ये। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 से देख सकते हो, इसकी वैल्यू इसके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमारे पास में पहली, दूसरी, तीसरी, 3 इक्वेशन आ चुकी है। एक तो आ गई सिग्मा की, एक आ गई हमारे परिबद्ध आवेश की, एक आ गई हमारे फ्लक्स की। ठीक है, फ्लक्स की जो इक्वेशन है देखो, ये और ये वैल्यू सब बराबर है एक दूसरे के, ठीक है, तीनों। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो विद्युत क्षेत्र है इसके बारे में मैंने बताया कि प्रत्येक गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से प्रत्येक बिंदु बराबर दूरी पर स्थित है, यानी आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, इसलिए इस प्रत्येक बिंदु पर आप यदि विद्युत क्षेत्र लोगे उसका परिमाण समान आएगा। और ई की और डी एस की दिशा जो होगी वो कैसी होगी, एक समान दिशा होगी। कैसी होगी, एक समान दिशा होगी। तो यहाँ पे जब आप इसको आगे लिखते हो, इस इक्वेशन को आगे जब आप सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, यानी फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी एस और कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ई डी एस, ई और डी एस दोनों एक ही दिशा के अंदर है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 0, यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसलिए यहाँ क्या बचेगा, ई डी एस, क्या बचेगा, समाकलन ऑफ ई डी एस। अब देखिए चूंकि हमारा विद्युत क्षेत्र हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि एक समान है, समान परिमाण है, तो बचेगा अंदर डी एस। ठीक है, और ये जो है वो किसके बराबर चल रहा था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, ये हमारा ये इसके बराबर चल रहा था। इक्वेशन नंबर 3 से अपन देख सकते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर चली रही थी, बस हमने इसको आगे शॉर्ट किया था, शॉर्ट किया मतलब सॉल्व किया था।
आगे देखते हैं हमारा जो फाई ई है, इसको अपन आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है क्षेत्रफल बता रहा है, किसका बता रहा है, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। डीएस किसका है, गाउसियन पृष्ठ। देखिए डीएस अपन ने किस पे लिया था, गाउसियन पृष्ठ पे लिया था, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि ई मल्टीप्लाई बाय हम लिख सकते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, हम चूंकि जो हमारा समाकलन ऑफ ये हो गया डी एस इक्वल टू हो गया 4 पाई r स्क्वायर के, ये होता है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका होता है ये, गाउसियन पृष्ठ का, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में, और ये जो वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसी चलती आ रही है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू हमारी ऐसी चलती हुई आ रही है, शुरू से स्टार्टिंग से ही बराबर है ये। तो हमारा यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है क्या, इस इक्वेशन से आप ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे ई आउट हमारा क्या आ जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर क्या आ जाएगी, ई इक्वस टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कैसे आया भाई, 4 पाई जो है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट में भाग हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे ई, तो ई इक्वस टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से अपन लिख सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो 4 पाई था वो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने 4 पाई जो है इससे 4 पाई से 4 पाई काट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था वो 4 पाई था और नीचे भी हमारा क्या था 4 पाई था मल्टीप्लाई के अंदर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारे पास में क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, कैसे निकाली थी, देखिए यहाँ से क्यों की वैल्यू आप निकालोगे तो ये जो है सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा हमारे पास में ये, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं इक्वेशन ई आउट की। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में एक एक्सप्रेशन क्या आ गया, मैं इसको बड़े से लिख देता हूँ, ई आउट की इक्वेशन, यानी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो क्या आया है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हो गई तीव्रता का व्यंजक, है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे हमने आवेश घनत्व निकाला क्यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है छोटे गोले के लिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी आर कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हमने गौसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश निकालना है, गौसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश को हम सिग्मा क्यू लिखते हैं, क्योंकि गौसीय पृष्ठ है इसके अंदर आवेश कितना है, ये क्यू है, तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारे टोटल आवेश के। टोटल आवेश जो इसके बराबर ही है, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हमने निकाला फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स निकाला हमने, यहाँ पे निर्गत फ्लक्स निकाला किससे, गाउसियन पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू होती है समाकलन विधि द्वारा, ई डॉट डी एस का समाकलन करते हैं तो टोटल फ्लक्स आ जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू गॉस के नियम से ये होती है टोटल हमारा आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि टोटल आवेश की वैल्यू अपन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो फाई इक्वल्स टू समाकलन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे ई और डी एस एक दिशा के अंदर है, ठीक है। थीटा 0 हो जाएगा तो इसलिए कॉस थीटा 0 हो गया। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि हमारा ई एक समान है, हमारा समाकलन करेंगे तो बाहर आ गया ये डीएस का। अब देखिए डीएस ये है वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू इसके बराबर चलती आ रही है, स्टार्टिंग से देख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डीएस की वैल्यू पुट कर दी हमने 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट हो गया, इक्वेशन ऐसे कैसे चलती हुई आ रही है इसके बराबर ही। आगे देखते हैं हम, यहाँ से हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में आप देखिए ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, यहाँ से ई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 4 पाई होगा वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए 4 पाई जो था वो इसके मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। और हमारे पास में जो ई की इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। अब इस ई की इक्वेशन के अंदर क्यू की वैल्यू हम सिग्मा के पदों में इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्यू इक्वस टू आ गया सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा इक्वस टू क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर था। यहाँ से क्यू इक्वस टू निकालना है तो सिग्मा मल्टीप्लाई में, ये भाग में है तो मल्टीप्लाई में चला, वज्र गुणा हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा वज्र गुणा हो रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है।
और यहाँ पे जो है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी सिग्मा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बचा, स्मॉल आर स्क्वायर। और हमारे पास में व्यंजक जो आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आप देख सकते हैं। तो ये पहली स्थिति थी। अब हम सेकंड स्थिति पढ़ेंगे कल, ठीक है, और थर्ड स्थिति और पढ़ेंगे। तो कल जो सेकंड स्थिति हम पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, आर की जो वैल्यू है वो यदि बराबर हो आर इसके, तो आप खुद सोचिए जो हमारा बिंदु पी होगा वो कहाँ होगा, आप खुद सोच सकते हो। और यदि आर की वैल्यू लेस देन हो आर से, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा जो बिंदु होगा वो गोले के क्या होगा, अंदर स्थित होगा। दोनों स्थितियों के लिए हम कल पढ़ेंगे। तो आज आप इस चीज़ को देखना एक बार गौर से। इसको मैंने बहुत आराम आराम से पढ़ाया है आपको, एक एक स्टेप को मैंने टाइम देके लिया है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, या कोई वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, या किसी वीडियो में प्रॉब्लम हो, या आवाज़ की कोई दिक्कत हो, जिस भी तरह की दिक्कत हो रही है, या नोट्स की प्रॉब्लम है, वो सब आप बता सकते हैं, वो हम आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आपके जो है फर्स्ट चैप्टर के नोट्स का थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसको देने के बाद में मैं सेकंड चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। व्हाट्सएप पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे आने वाले एक दिन के अंदर। दो आपको चैप्टर सेकंड के पूरे नोट्स और फर्स्ट के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इससे पहले आपको मैं फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दे चुका हूँ, जिसमें कूलाम के नियम तक के मैंने आपको नोट्स दे दिए, उसका सदिश निरूपण से लेके और विद्युत बल रेखाएं, द्विध्रुव आघूर्ण और आने वाले उसके अगले जो एग्जाम्पल जितने जितने भी डेरिवेशन थे उनके नोट्स मुझे देने हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको इसके सारे नोट्स और वीडियो आपको रोज़ाना आपको मिल रहे हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए, इनसे नोट्स बनाइए आप बिल्कुल। और जो मैं जो नोट्स दूंगा उससे आप जो है स्टडी कीजिए, थोड़ी उससे आप अपनी मजबूत कीजिए, उसे रेगुलरली स्टडी कीजिए, जिससे आपको जो है मेमोराइज होगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। और जो डेरिवेशन मैं आपको वीडियो में करवाता हूँ वो डेरिवेशन आप एक बार आप कॉपी में करके देखिए, ताकि आपकी जो है एक बार जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और जो भी आपको डाउट होते हैं वो हम आपको एक क्लास के अंदर जो है आपको डाउट भी हम आपके क्लियर करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप अपनी क्लिक करके भेज सकते हो। जो भी डाउट है, कोई क्वेश्चन का डाउट है तो क्वेश्चन की सीट हम आपको देंगे और उसको हम सॉल्व करने के लिए आपको देंगे। जो भी आप क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमें बताएं, तो हम आपको जो है इसको सॉर्ट आउट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद।